हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर चैनल यूट्यूब फिजिक्स टूल। अब देखिए गाइस, आज मैं आप लोगों के सामने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो है, जो कि पावलोव का सिद्धांत है, इसका तीसरा चरण लेकर के प्रस्तुत हुई है। यानी हमारे इस प्रयोग का अंतिम चरण है ये, क्योंकि उन्होंने इस प्रयोग को 3 चरणों में विभाजित किया गया था। अब देखिए, जो तीसरा चरण है ये है अनुकूलन के बाद। यानी कि पहला हमने पढ़ लिया था अनुकूलन से पूर्व, ठीक है, फिर अनुकूलन के दौरान, और ये है अनुकूलन के बाद। आज हम इसके अंतर्गत देखेंगे कि जो कुत्ता था जिसके ऊपर पावलोव प्रयोग कर रहे थे, वो घंटी की आवाज़ सुनते ही लार टपकाने लगा था, लेकिन उसको पता था कि जस्ट घंटी के बाद उसके सामने क्या प्रस्तुत होता है, भोजन प्रस्तुत होता है। अब हम तीसरे इस चरण को समझेंगे, उससे पहले हम इसके बारे में लिख लेते हैं, ताकि लिखने से आपके समझ में आ जाए और फिर हम इसको आसानी से पूरा कर सकें। देखिए, पावलोव ने अंतिम चरण में अंतिम चरण में प्रयोग करते हुए कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत नहीं किया, और केवल घंटी बजाई, फिर भी केवल घंटी की आवाज से ही कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो गई थी। अर्थात अनुकूलन के कारण अस्वाभाविक उद्दीपक से अस्वाभाविक अनुक्रिया होने लगी। पावलोव ने अपने प्रयोग को
पूरा करते हुए निष्कर्ष दिया कि जब भी किसी प्राणी को किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित कर दिया जाता है तो उसका प्रभाव भी प्राणी पर स्वाभाविक उद्दीपक की तरह आने लगता है तथा इस प्रकार की क्रिया व्यक्ति के कार्यों में सफलता पैदा करती है। इसी को अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। इसी को अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए अंतिम चरण में क्या किया। इस स्टैंड से कुत्ते को बांध दिया गया और ये घंटी की आवाज जो क्या है अस्वाभाविक उद्दीपक है। घंटी की आवाज क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक। और इससे लार का आना अस्वाभाविक अनुक्रिया। अब देखिए तीसरे चरण में इन्होंने क्या किया कि पावलोव ने अंतिम चरण में प्रयोग करते हुए कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत नहीं किया, केवल घंटी ही बजाई।
फिर भी केवल घंटी की आवाज से ही कुत्ते के मुंह में लार आना शुरू हो गई, अर्थात अनुकूलन के कारण अस्वाभाविक उद्दीपक से अस्वाभाविक अनुक्रिया होने लगी थी। और पावलोव ने अपने प्रयोग को पूरा करते हुए निष्कर्ष दिया कि जब भी किसी प्राणी को किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित कर दिया जाता है तो उसका प्रभाव भी प्राणी पर स्वाभाविक उद्दीपक की तरह ही आने लगता है, तथा इस प्रकार की क्रिया व्यक्ति के कार्यों में सरलता पैदा करती है, और इसी को कहते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अब इन्होंने क्या किया कि कुत्ते के सामने केवल घंटी बजाई, कोई भी भोजन प्रस्तुत नहीं किया, केवल घंटी की आवाज सुनाई उसको, और घंटी की आवाज सुनते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा था कि जैसे ही घंटी बजाई जाती है उसके कुछ समय बाद उसको क्या मिल जाता है? भोजन मिल जाता है। लेकिन इस बार पावलोव ने उसको भोजन नहीं दिया, केवल घंटी की आवाज ही बजाई, और घंटी की आवाज जो कि क्या है? एक अस्वाभाविक उद्दीपक है। घंटी की आवाज सुनते ही कुत्ते के मुंह से क्या आना शुरू हो गई थी? लार आना शुरू हो गई थी। और घंटी की आवाज से क्या आपने सुना है, अगर हमें भूख लग रही हो, क्योंकि ये कुत्ता है, जीवों पर भी हम ये प्रयोग कर सकते हैं, और किसी को भूख लग रही हो और घंटी की आवाज सुनाई दे तो क्या स्वाभाविक है कि उसके लार आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ अनुकूलित नहीं हुआ है। लेकिन ये कुत्ता उस घंटी की आवाज के साथ अनुकूलित हो गया है। ठीक है, अब घंटी की आवाज सुनते ही उसके लार आना शुरू हो गई थी, जो कि क्या थी? अस्वाभाविक अनुक्रिया थी। अब पावलोव ने बताया था कि किसी भी प्राणी को अगर अस्वाभाविक उद्दीपक से क्या कर दिया जाए? अनुकूलित कर दिया जाए, तो उस अस्वाभाविक उद्दीपक का प्रभाव स्वाभाविक उद्दीपक की तरह ही पड़ेगा। क्योंकि ये जो घंटी की आवाज है, ये घंटी की आवाज भोजन के साथ बंध चुकी थी। ठीक है, तो घंटी की आवाज अस्वाभाविक थी, और उसके जस्ट बाद उसको क्या मिलता था? भोजन मिलता था, जो कि स्वाभाविक उद्दीपक था। तो घंटी की आवाज जो कि एक अस्वाभाविक उद्दीपक है, इस अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ वो कुत्ता बंध चुका था, और अस्वाभाविक उद्दीपक से उसके लार आना शुरू हो गई। और भोजन से अगर लार आती तो हम उसको बोलते स्वाभाविक उद्दीपक, और घंटी की आवाज से अस्वाभाविक उद्दीपक से लार आ रही है तो ये क्या बन गई? अस्वाभाविक अनुक्रिया। अब देखिए, इन्होंने कहा है कि किसी भी अस्वाभाविक उद्दीपक से कोई भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो किसी जीव पर अगर वो अनुकूलित हो जाता है तो वो स्वाभाविक उद्दीपक की तरह ही पड़ता है। यानी कि घंटी की आवाज से लार आई है, इसका अर्थ है कि वो जो प्राणी है, चाहे कुत्ता हो या किसी भी कोई भी जीव हो, वो उस उसके साथ अनुकूलित हो चुका है, यानी वो समझ चुका है कि इस घंटी के बाद उसको भोजन मिलता है। अब देखिए, पावलोव ने बताया है कि ये जो सिद्धांत है ये किसी पर भी अपनाया जा सकता है। अब देखिए, ये कुत्ता जानता है कि उसको भोजन से पहले क्या बजाई जाती है? घंटी बजाई जाती है। अब आप किसी नए कुत्ते को लेकर के आते हो और आप उसके सामने घंटी बजाते हो, तो क्या उसके मुंह से लार टपकेगी? जी नहीं, उसके मुंह से लार नहीं टपकेगी। क्यों? क्योंकि भोजन का और उस घंटी का उसके साथ कोई भी वो अनुकूलित नहीं हुआ है, कोई भी उसके साथ कोई प्रोसेस ऐसा नहीं हुआ, कोई प्रयोग नहीं हुआ है। ये तभी होगा जब उस व्यक्ति को, उस प्राणी को, उस जीव को उस दूसरी वस्तु के साथ अनुकूलित किया जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ चीज सीख रहे हैं, जरूरत तो नहीं है कि वो कोई दूसरा भी सीखे। ठीक है, तो हम जो चीज सीख रहे हैं वो हमें आती है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो किसी और को भी आती है। तो ये जो कुत्ता था ये घंटी की आवाज के साथ बंध चुका था। इस कुत्ते को उसके बाद आप कहीं भी छोड़ देंगे, दूसरे के घर भी छोड़ देंगे, तो दूसरे घर में अगर पूजा भी हो रही होगी जिसमें घंटी की आवाज आ रही होगी तो ये कुत्ता लार टपकाना शुरू हो जाएगा। लेकिन कब तक टपकाएगा? अगर कुछ समय तक केवल घंटी की आवाज ही दी जाएगी और भोजन अगर इसे नहीं दिया जाएगा तो दोबारा ये कुत्ता इसके साथ अनुकूलित नहीं होगा और ये सामान्य व्यवहार में आ जाएगा। यानी कि
अगर घंटी बजाने के जस्ट बाद भोजन दिया जाए तो ये अनुकूलित रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद आप इसको 1 महीने तक केवल घंटी ही बजाएंगे, भोजन नहीं देंगे, तो ये कुत्ते की लार आना बंद हो जाएगी। अस्वाभाविक उद्दीपक से ये अस्वाभाविक अनुक्रिया नहीं करेगा। ये तब तक ही रहेगा जब तक वो भोजन वाले अनुकूलित अनुक्रिया इसके अंतर्गत रहेगी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कि अनुकूलन के दौरान, किसी भी अस्वाभाविक उद्दीपक के अनुकूलन के दौरान इस अनुकूलन का जो अनुक्रिया पैदा होती है, इसी को कहते हैं अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है गाइस, अब देखिए आज का हमारा जो चौथा भाग था, यहाँ हम लोग ने पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को पूरा पढ़ लिया है। इसके तीनों चरण हमने पढ़ लिए हैं, विद डायग्राम पढ़े हैं। और अस्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है, स्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है, उद्दीपक क्या होता है, अनुक्रिया क्या होती है, अस्वाभाविक अनुक्रिया क्या होती है, स्वाभाविक अनुक्रिया क्या होती है, ये सारा मैंने आपको बता दिया है। अगर इससे संबंधित कोई भी समस्या आपको होती है तो आप एक बार फिर से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 पूरा देखें, जिससे आपको पावलोव का पूरा सिद्धांत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गाइस, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, नए सिद्धांत के साथ, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।